अब हो रही है? यस मैम, फर्स्ट और सेकंड जो कोर एलिमेंट्स थे, काइंडली वो थोड़े रिपीट करना। हाँ, पहले मैंने आपको अजम्पशंस बताई हैं कि इनकी मेजर अजम्पशंस क्या हैं, फिर हमने कोर एलिमेंट्स बताए हैं कि ये जो थ्योरी है इसमें कौन सी चीजें हैं जिनकी वजह से इसको रियलिज्म कहा जाता है। फर्स्ट उसमें है स्टेटिज्म। स्टेटिज्म की माना है कि स्टेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरी वीडियो आ रही है? मुझे नजर क्यों नहीं आ रही अपनी वीडियो? आ गई। स्टेट रियलिस्ट कहते हैं कि स्टेट नेशन स्टेट जो है उसमें स्टेट सबसे ज्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट है, उससे ज्यादा कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है। दे से कि जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं ग्लोबल अरीना में उनका कोई काम नहीं है, उनका कोई भी जो है ना इन्फ्लुएंस नहीं है। सही, वो ऑल टुगेदर इसको समझे कि इग्नोर कर देते हैं या रिजेक्ट कर देते हैं। फिर सेकेंड है सर्वाइवल। इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल ऑफ ईच स्टेट इज टू सर्वाइव। मैंने क्या कहा कि अब हर किसी को हर किसी से खतरा है, तो इस वजह से जो है हर स्टेट जो है वो स्ट्रगल करेगी कि उसका पावर ज्यादा हो ताकि वो खुद सरवाइव कर सके। उस सर्वाइवल के लिए उसको किसकी जरूरत है? वो चाहती है कि दूसरे लोग उसको जो है ना हेल्प आउट करें, लेकिन दूसरे लोग जो हैं वो खुद अपने जो है ना सर्वाइवल में लगे हुए हैं, इसलिए कोई भी किसी की मदद नहीं करेगा। हर स्टेट को सेल्फ हेल्प करनी है, उसको किसी पे रिलाय नहीं करना है, क्योंकि जब मुश्किल का वक्त आएगा कोई आपका साथ नहीं देगा। रियलिस्ट ये कहते हैं। इसलिए हर कोई अपनी सर्वाइवल के लिए अपनी जो है सेल्फ हेल्प करे, यानी अपना पावर बढ़ाए। फिर उस पावर को बढ़ाने के लिए वो पीछे आपको ऑलरेडी अजम्पशंस बता देते हैं कि भाई ये चीजें जो है ना इनको आपको ध्यान में रखना है अपने सर्वाइवल के लिए और अपने सेल्फ हेल्प के लिए। समझ आया? यस मैम। अच्छा, बेसिक स्ट्रक्चर वो जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का बताते हैं वो क्या कहते हैं उनके, मतलब अब हम क्या करें, हम दुनिया को उसकी नजर से देख रहे हैं कि वो दुनिया को किस तरीके से रियलिस्ट देखते हैं। रियलिस्ट कहते हैं कि सारी दुनिया जो है उसमें एनार्की है, कोई किसी का जो है ना किसी के ऊपर नहीं काम कर रहा, ये सारी दुनिया जो है वो चोज में है, यानी कि सारी दुनिया झगड़ों में फंसी हुई है। कोई किसी की मदद नहीं करेगा क्योंकि ऊपर कोई हमारी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। इस वजह से जो है ना कोई फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट पे जो है ना हमला कर सकती है। उस हमले से बचने के लिए हमने क्या करना है? अपनी सेल्फ हेल्प करनी है और अपने आप को सरवाइव करना है। ठीक है, जो लीडर्स हैं वो जो है वो उनको सबसे ज्यादा ये देखना चाहिए कि हमारी बका किस चीज में है, हमारा सर्वाइवल किस चीज में है, बजाय ये कि हम ये देखें कि जो बाकी जो है वो किस तरीके से ठीक होंगे। इसके लिए वो ये भी कहते हैं कि अपनी जो है ना सर्वाइवल को मेंटेन करने के लिए हमें जिस भी हद तक जाना पड़े हमें जाना है, हमें अपना स्टेट जो है उसको टूटने नहीं देना। सही। यस मैम। उसके बाद मैंने आपको एक बात कही थी, एक जुमला बताया था, बैलेंस ऑफ पावर। बैलेंस ऑफ पावर क्या है कि जब कभी एक जो स्टेट है, ये सब लोग ना एक समझे एक रेस में लगे हुए हैं। जैसे अभी हम एनालाइज करेंगे दुनिया को कि हम रियलिस्ट हो गए हैं या लिबरलिस्ट हो गए हैं, तो हमेशा याद रखें कि जब कभी भी दुनिया में कोई मसले होंगे, जैसे ये कोरोना वायरस आ गया या कोई समझे पूरी दुनिया में बहुत बड़ा ड्राउट आ जाता, यानी खाना जो है खाने में कोई किल्लत आ जाती या किसी भी रिसोर्स जो है वो कम हो जाता, तो उसके बाद क्या होता है कि हमारे यहाँ जो है ना एक रेस लग जाती है अपने सर्वाइवल के लिए। उस सर्वाइवल और उस सेल्फ हेल्प के लिए हम जो कुछ भी कर सकते हम करते। जैसे जैसे ही जो है ना पहली वैक्सीन जो है बनी थी, तो अमेरिका ने क्या किया था कि उसके एक तो राइट खरीदने की कोशिश की थी, सेकेंडली उसने अपनी जो है जितने भी उनके लोग थे उनके डोजेस से ज्यादा जो है बुक करा दिया था।
इसी तरीके से जितने भी अमीर मुल्क थे उन्होंने अपनी जो उनके आम जो लोग थे, लेट्स से अगर उनके 2 करोड़ थे तो उन्होंने डोजेस कितने जो है बुक करवाए थे, 4 करोड़ करवाए थे, और वो चाह रहे थे कि वो सारे के सारे उनको मिल जाए, फिर चाहे दूसरे क्यों ना मर जाए। सो एनीवेज दिस, ये जो है, ये जो एक अप्रोच है वो कौन सी अप्रोच है, ये रियलिस्ट अप्रोच है, यानी दूसरों को नुकसान होता है होने दें, हम सरवाइव करें, हमारा फायदा होना चाहिए। बैलेंस ऑफ पावर क्या है, बैलेंस ऑफ पावर भी ये रियलिस्टिक कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब एक स्टेट जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाए कि दूसरे जो है उनका सर्वाइवल जो है, जो वीकर स्टेट्स हैं उनको नुकसान होना स्टार्ट हो जाए, उन्हें लगे कि अब हमारा सर्वाइवल जो है वो होना मुश्किल हो जाएगा, तो जो वीकर जो स्टेट्स हैं, वो कमजोर स्टेट, सब लोग जो है ना एक टीम बनाएंगी। वो टीम भी इसीलिए बनाएंगी ताकि वो सब मिलके अपने पावर को ज्यादा कर सके, और अपना पावर ज्यादा करके उसके जो है उस बंदे उस स्टेट के बैलेंस में आ सके, ताकि उनकी सर्वाइवल को किसी किस्म का नुकसान ना हो। सही है। अच्छा, फिर ये बैलेंस ऑफ पावर बनता कैसे है, ये बैलेंस ऑफ पावर जो है वो सब्जेक्ट टू चेंज है, यानी इक्विलिब्रियम से डिसइक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम ये है कि सब लोग जो है ना एक तरीके से, समझे, ये सारी स्टेट्स एक ही तरीके से जा रही थी, एक ही तरीके से काम कर रही थी, सब लोग अपने अपने पावर की कोशिश कर रही थी, लेकिन देन अगेन क्या होता है कि एक बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाती है, तो वो क्या हो गया कि जो पावर की जो है ना चीज थी, चेन थी, वो खराब हो गई। अब वो जो खराब हो गई है उसको सही करने के लिए बाकी जो है वो भी अपने पावर को खराब करके वो सारे मिलके एक ग्रुप बना लेते हैं, और वो ग्रुप क्या करेगा, उसको जो है सही करने की, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा कि कहीं वो जो है ना उन सबको जो है खत्म ना कर दे, या उन सबको बहुत ज्यादा कमजोर ना कर दे। हमेशा बैलेंस ऑफ पावर जो है वो दुनिया वाले लोग मतलब बनाते हैं। आप वर्ल्ड वॉर 1 देखें, आप वर्ल्ड वॉर 2 देखें, इवन अगर आप अभी भी दुनिया को देखें तो आपको बैलेंस ऑफ पावर नजर आएगा। आपको बैलेंस ऑफ पावर कैसे नजर आ रहा है, मुझे बताएं। मैम मैम लाइक इंडिया एंड पाकिस्तान कश्मीर। पावर, बट स्टेट्स न्यूक्लियर पावर हो गई है तो लेस चांसेस है, और इकोनॉमी भी हर कंट्री चाह रहा है कि उसकी डेवलप हो, जैसे चाइना आगे आ रहा है, इस तरह कॉम्पीट कर रहा है ग्लोबल पावर जो कंट्री थे उनसे, तो ये एक बैलेंस ऑफ पावर बन रहा है। और कोई? मैम सजेस्ट यूएसए एंड चाइना। ठीक है। इंडिया एंड पाकिस्तान ऑन कश्मीर। नहीं। जैसे मैडम 1972 में इंडिया ने एटम बम से वर्कआउट स्टार्ट किया। जब एटम बम का नहीं था तब पाकिस्तान और इंडिया दोनों बैलेंस का पावर थे। जब उन्होंने वर्क स्टार्ट कर दिया तो इट मींस बैलेंस का पावर टूट गया। दैट पाकिस्तान नीड्स टू वर्क ऑन एटम बम। जब 1998 में पाकिस्तान ने एटम बम बना लिया, इट मींस अब दोनों कंट्री इक्वल है, मींस बोथ है बैलेंस का पावर। आप सब लोगों की मिसालों से मुझे ये समझ आया कि आप लोगों को बैलेंस ऑफ पावर का कंसेप्ट समझ नहीं आया है कि बैलेंस ऑफ पावर क्या है। आप इस लफ्ज को देख के ये ना समझें कि सारे लोग बैलेंस कर रहे हैं पावर को तो उसको बैलेंस ऑफ पावर कहते हैं, नहीं। मैं आपको फिर से बताती हूँ, जब एक स्टेट हेजमन हो जाती है, यानी वो ज्यादा पावरफुल हो जाती है, तो दो या दो से ज्यादा कंट्री मिलके एक टीम बनाते हैं। वो मिलकर काम करते हैं कि वो जो हेजमन स्टेट है उसको जो है वो ये कंपटीशन दे कि कहीं वो उनकी या दूसरों की सर्वाइवल के लिए नुकसानदेह ना हो जाए। जैसे अब जब अमेरिका बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है तो हम देखते हैं कि रशिया प्लस चाइना दोनों एक टीम बन गए हैं, हर जगह आपको ये कंट्री साथ नजर आएंगे। ये दे रहे हैं बैलेंस ऑफ पावर टू यूएसए। जहां जहां यूएसए की इन्वॉल्वमेंट है वहां वहां आपको रशिया की इन्वॉल्वमेंट नजर आएगी, वहां वहां आपको फाइनेंशियली मतलब मिलिट्री लेवल पे रशिया नजर आएगा, एंड फाइनेंशियल इकोनॉमिक लेवल पे आपको चाइना नजर आएगा। हर जगह पे वो यूएसए को टफ टाइम दे रहे हैं ये बताने के लिए कि उसको हेजमन नहीं होना है। अब समझ आ गई बात। अब जैसे इंडिया जो है वो जब हेजमनी दिखा रहा है तो उसको बैलेंस ऑफ पावर देने के लिए पाकिस्तान इटसेल्फ इज वीक। वो उसने डील की या उसके साथ नेचुरली, ठीक है, नेचुरली ऐसे कि वो लोग कोई डील साइन नहीं कर रहे होते हैं, बस वो या तो कुछ एक दूसरे में लेट्स से उसका ट्रेड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उनकी आइडियोलॉजी सेम होती है, या उनके जो है ना जैसे इंडिया इंडिया जो है वो पाकिस्तान के लिए भी नुकसानदेह है, एंड देन ईरान के लिए भी नुकसानदेह है। तो ईरान और पाकिस्तान, सॉरी ईरान, नॉट ईरान,
चाइना एंड पाकिस्तान वो दोनों मिलके बैलेंस ऑफ पावर देते हैं इंडिया को, लेकिन राइट नाउ पाकिस्तान नहीं दे रहा। ये एक मिसाल है। अगर पाकिस्तान ईरान चाइना के साथ मिलके बैलेंस ऑफ पावर देता इंडिया को, तो जहां जहां पे इंडिया काम कर रहा है और जो जो इंडिया काम कर रहा है, बिल्कुल इस तरीके से चाइना और पाकिस्तान वहां पे काम करना स्टार्ट कर देता। जैसे कुछ ऐसी जगह हैं जहां पे जो है चाइना उसको जो है बहुत हार्ड टाइम दे रहा है। जैसे आपको पता होगा कि अब जो है ईरान से चाइना ने एक डील साइन की थी, जिसके बाद जितना भी जो इंडिया का वहां पे थी, इंडिया ने वहां पे जो चाबार पोर्ट था, इसके अलावा कोई ट्रेन का सिस्टम था और 3-4 ऐसी दूसरी चीजें थी जो ईरान में इंडिया कर रहा था, लेकिन अब जो है वो सारी की सारी चीजें कंप्लीट कौन करेगा? चाइना करेगा। सो दिस इज हाउ जो बहुत ज्यादा हेजमन हो जाता है उसको बैलेंस देने के लिए 2-3 कंट्रीज मिलके उनको उसको कमजोर करते हैं, ताकि कोई एक जो है वो ज्यादा पावरफुल ना हो जाए। अगर एक कंट्री बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगा तो फिर क्या होगा कि वो दूसरों के सर्वाइवल के लिए बहुत मुश्किलें पैदा करना स्टार्ट कर देगा। सही। बट मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि इवन बैलेंस ऑफ पावर जो है वो ज्यादातर काम नहीं करता है, ठीक है। और बैलेंस ऑफ पावर जो है वो हमेशा पावरफुल कंट्रीज ही करते हैं। जैसे मैंने आपको क्या कहा कि पाकिस्तान और चाइना जो है वो बैलेंस ऑफ पावर नहीं दे सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो इंडिया की निस्बत जो है इकोनॉमिकली वीक है। मिलिट्री मिलिट्री जो है हमारी वो भी इतनी ज्यादा बेहतर नहीं है और हमारे अपने हालात इतने अच्छे नहीं है। इसी वजह से हम इंडिया को चाइना के साथ बैलेंस ऑफ पावर नहीं दे सकते हैं। लेकिन चाइना एंड रशिया मिलके जो है अमेरिका को भी बैलेंस ऑफ पावर कर सकता है और इसके अलावा इंडिया को भी कर सकता है। सही है, समझ आ गई बात? Now we got it. अब जो इंडिया की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप यूएस के साथ है, तो वो किसको बैलेंस ऑफ पावर कर रहा है? किसको काउंटर कर रहा है? चाइना को काउंटर कर रहा है। इसी वजह से इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप यूएस के साथ है वो काउंटर रशिया को भी कर रहा है। सही है। वो समहाउ इंडिया काउंटर पाकिस्तान को भी कर रहा है, क्योंकि चाइना जो है वो पाकिस्तान का भी साथ यूज करता है इंडिया को काउंटर करने के लिए। तो ये जो है वो हमारा प्रेजेंट सिनेरियो है जहाँ पे आपको बैलेंस ऑफ पावर नजर आ रहा है दुनिया में। देयर आर टू वेज जिससे बैलेंस ऑफ पावर होता है। पहला तो है डायरेक्ट अपोजिशन। टू नेशंस कन्फ्रंट ईच अदर इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश पावर ओवर अदर्स व्हाइल अदर रिफ्यूजेस टू यील्ड। एक जो मतलब दोनों एक दूसरे से समझे लड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसमें कोई भी एक को गिराना चाह रहा है ताकि वो दूसरा जो है वो ज्यादा पावरफुल हो जाए। अच्छा, इसका मिसाल दे। इसका मिसाल आपको पास्ट में नजर आता है। इस किस्म का बैलेंस ऑफ पावर पहले भी क्रिएट हो चुका है, डायरेक्ट अपोजिशन वाला। सब लोग मैसेजेस में मुझे लिखकर बताएं, मैं आपकी चैट पढ़ रही होती हूँ वैसे। कि डायरेक्ट अपोजिशन जो है ना दो कंट्रीज की इससे पहले पास्ट में हो चुकी है, और वो कौन सी थी जिसमें ये बैलेंस ऑफ पावर हमने डायरेक्ट बैलेंस ऑफ पावर देखा था? बिल्कुल सही। यूएसए और यूएसएसआर जो था वो सबसे बड़ा जो है हमें डायरेक्ट अपोजिशन वाला बैलेंस ऑफ पावर दिखाता है, जहां पे दोनों जो ममालिक थे वो इस बात पे अड़ गए थे कि किसी एक जो है मुल्क को झुकना पड़ेगा। सेकंड बैलेंस ऑफ पावर अगर हम छोटे लेवल पे देखें तो ईरान और इराक थी, जिन लोगों ने बाकायदे इवन जंग जो है ना उन्होंने लड़ी, लेकिन दोनों झुकने को तैयार नहीं थे। दोनों का यही था कि कोई एक झुकेगा, मतलब दोनों सुलह करने के लिए राजी नहीं थे। उनको ये था, क्योंकि क्या था कि इराक जो है वो सद्दाम के अंडर बहुत ज्यादा पावरफुल बन गया था, और दूसरे साइड पे जो है जब खुमैनी आता है तो सद्दाम हुसैन को ये डर लगता है कि इराक जो है वो 90% शिया पॉपुलेशन है, और जो ईरान है उस पे खुमैनी जो है वो भी शिया पॉपुलेशन की वजह से लीडर बनता है। अब सद्दाम हुसैन को ये डर लगा कि अगर इस तरीके से हो गया तो क्या होगा कि ये सारे शिया तो कहेंगे कि भाई हमें भी शिया लीडर चाहिए, हम खुमैनी को ही अपना लीडर बनाएंगे। तो इससे क्या होगा कि दोनों कंट्री ऐसा ना हो कि ये मर्ज हो जाए या मुझे हटा ले। तो इस वजह से जो है सद्दाम हुसैन की और ईरान की जो है ना बहुत ही खतरनाक किस्म की जंग होती है, जिसमें आखिर में दोनों का नुकसान होता है।
लेकिन ईरान का ज्यादा नुकसान हुआ था क्योंकि ईरान उस वक्त कम पावरफुल था और ईरान को सपोर्ट नहीं थी अमेरिका या किसी की, जबकि जो सद्दाम हुसैन था उसको जो है पीछे से जो है सब सपोर्ट थी अमेरिका की और दूसरे जो है नेशंस की, ठीक है। वो डायरेक्ट अपोजिशन भी हम बैलेंस ऑफ पावर में ला सकते हैं। अच्छा, दूसरा है कंपटीशन। वो कंपटीशन जो अभी हमने सारा डिस्कस किया है वो ये बैलेंस ऑफ पावर है कि एक नेशन जो है वो ट्राई करती है कि वो जो है ना एस्टेब्लिश करे अपना पावर थ्रू अदर नेशंस, ठीक है। वो जो है जैसे अमेरिका है उसको पावर स्टैब्लिश नहीं करने दे रहे, 2 या 3 नेशंस मिलके उसको बैलेंस ऑफ पावर यानी अच्छा खासा कंपटीशन दे रही हैं हर जगह पे। इस वजह से जो अमेरिका की हेजमनी है वो दिन ब दिन कम होती जा रही है और उस जगह पे हमें न्यू एक्टर्स नजर आते हैं, न्यू स्टेट्स नजर आती हैं। आपको चाइना नजर आता है, रशिया नजर आता है, इवन टू सम एक्सटेंट जर्मनी आपको वहां पे नजर आ रहा होता है। यूरोपियन यूनियन के दूसरे और कंट्रीज हैं वो ज्यादातर आपको नजर आ रहे होते हैं। तो ये जो है 2 बैलेंस ऑफ पावर थे जिसको हमने मिसाल समेत पढ़ा। एक्सक्यूज मी मैम। यस। मैम वो फुरकान की डिस्कनेक्ट हो गई थी आईडी, तो उसने कहा कि एक्सेप्ट करना प्लीज। हाँ, फुरकान आ गया है। फुरकान मैसेज करे अगर उसको मेरी आवाज आ रही है अभी। फुरकान, हाँ फुरकान को नजर आ रहा है, मुझे फुरकान भी नजर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, हमने ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया पढ़ा था, उसके बाद है द कांग्रेस ऑफ वियना, ठीक है। कांग्रेस ऑफ वियना क्या है, ठीक है, कि नेपोलियन बोनापार्ट जो है जब उसका फॉल होता है, जब वो जंग हार जाता है, तो उसके बाद फिर से मैंने क्या कहा था कि हमेशा जो है कॉन्फ्रेंस होती है अपनी नेशन स्टेट को बचाने के लिए। तो जब वो जो जंग थी वो भी बिल्कुल ऐसे ही थी कि 3-4 जो यूरोपियन कंट्रीज थे उन लोगों ने जो है ना बैठ के अब ये फैसला किया कि आइंदा कभी जंग नहीं होगी। वो कैसे नहीं होगी कि हम सब लोग क्या हो जाते हैं, फ्रेंड्स हो जाते हैं, ठीक है। हम लोग जो है मेंटेन करेंगे, फ्रेंडशिप कर लेंगे, यानी बैलेंस ऑफ पावर, यानी एक जैसे फ्रांस जो था वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया था, इसी वजह से जो है वो जैसे हम वर्ल्ड वॉर 2 में देखेंगे कि जर्मनी बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है अंडर किसके, हिटलर के। गाइस क्या हो गया, इतनी देर से मैसेजेस करते हैं कि मुझे मैम समटाइम हमें लग रहा है कि आप खुद बताएंगे, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये सवाल है जो हमें आंसर करना होता है। ठीक है। अब मैं आप लोगों को 2-3 सेकंड जब दूं, मैं आप लोगों से कहूंगी कि आप लोग बताएं ताकि आपको समझ आए कि आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो फर्स्ट जो है कांग्रेस ऑफ वियना में हमें बैलेंस ऑफ पावर नजर आता है, फिर वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में आता है, ये हम बाद में पढ़ेंगे, और फिर वेस्टर्न ब्लॉक एंड ईस्टर्न ब्लॉक में जो यूएसए और यूएसएसआर है उसमें हमें बैलेंस ऑफ पावर नजर आता है। अच्छा, उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ रियलिज्म। हमने रियलिज्म की जो अजम्पशंस पढ़ी, फिर उसके कोर एलिमेंट्स पढ़े। अब है कि क्लासिफिकेशन ऑफ रियलिज्म, यानी रियलिज्म जो है वो 2-3 किस्म की है। फर्स्ट है क्लासिकल रियलिज्म जो हमने पढ़ी है, और दूसरी है स्ट्रक्चरल रियलिज्म जो उसका अपडेटेड वर्जन है, जिसको हम नियो रियलिज्म कहते हैं। अच्छा, क्लासिकल रियलिज्म जो है वो सेम वही चीजें हैं जो मैंने आपको पीछे पढ़ाई हैं, जो अजम्पशंस पढ़ाई हैं, बस इसमें थ्यूसिडाइड की हमने कंक्लूजन डाली है कि उसने अपने किताब में क्या लिखा है कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है वो पावर के पीछे है, ठीक है। जिसके पास ज्यादा पावर होगा वही डोमिनेट करेगा, जो इंसान है वो हमेशा पावर के पीछे जो है ना भागता है। इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है उसमें देयर इज नो सच थिंग लाइक लॉ, जस्टिस या सोसाइटी वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें हमेशा हर कोई अपने सर्वाइवल के पीछे भागता है। इसके अलावा जो ह्यूमन नेचर है वो जो है ना ये बताती है कि जो ना ये इंटरनेशनल सिस्टम इस तरीके से क्यों है, क्योंकि ह्यूमन इटसेल्फ, जो ह्यूमंस है ना वो जो है ना सेल्फिश है, वो ही चाहते हैं कि हमें पावर चाहिए। इसी वजह से जो है ये जो हमने 6 अजम्पशंस पढ़ी थी वो सारी रियलिज्म को बनाती हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप लोगों की क्लास कब से स्टार्ट होती है, बिकॉज आई वांट कि आप लोग फ्रेश हुआ करें। ये जो 3-4 चीजें हैं ये आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको समझ आ गई तो सारा आईआर समझ आ जाएगा। अभी सब लोगों को समझ आ रहा है? जिन जिनको समझ आ रहा है वो मुझे मैसेजेस में लिख कर बताएं। फिर मैं जो है ना आज क्लास यहीं एंड करूंगी। लिबरलिज्म हम कल पढ़ेंगे, फिर मैं आप लोगों के सवालों के लिए छोड़ दूंगी, ठीक है।
यस मैम, आज के लिए इतना ओके रहेगा। ठीक है, मैं अब सिर्फ रियलिज्म को हम पूरा करते हैं, उसके बाद जो है ना हम क्लास को ओवर करते हैं। 5 मिनट में आपको दूंगी, आप लोग सवाल पूछें, उसके बाद हम कल लिबरलिज्म आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। वैसे तो अगर आप लोग क्लास में होते तो मैं आप लोगों को जो है होमवर्क वगैरह भी देती, लेकिन अब ऑनलाइन फिलहाल जो है ना होमवर्क नहीं हो सकता। मैं इंशाल्लाह हम जो है ना कोशिश करेंगे कि 9 अगस्त से जो है बाकी की जो हमारी क्लासेस हों वो हम जो है ना फेस टू फेस लें सारे के सारे। बस सिर्फ एक चीज है जो अभी हमने समझना बाकी है, बाकी हमने रियलिज्म को समझ लिया है। रियलिज्म के बाद आता है नियो रियलिज्म, ठीक है। नियो का मतलब है समझे नया, अपडेटेड वर्जन है, ठीक है। उसमें सिर्फ एक या दो चीजें हैं जिसमें वो कहते हैं वो जो है ना रियलिज्म से डिफरेंट है। पिछले में हमने क्या पढ़ा था कि उन्होंने कहा था ह्यूमन नेचर सेल्फिश है, स्टेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वॉर इनएविटेबल है, जंग होकर रहेगी, जीरो सम गेम है हमारे यहाँ, ठीक है, एंड सो ऑन सो फॉर। और वो इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस यानी नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उनको कहते हैं उनका कोई रोल नहीं है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। जो स्ट्रक्चरल रियलिज्म यानी नियो रियलिज्म है वो क्या कहते हैं कि हाँ इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है वो सारी स्ट्रगल है पावर की, लेकिन ये जो स्ट्रगल पावर की है ये इस वजह से हरगिज भी नहीं है कि ह्यूमन सेल्फिश है, इसलिए नहीं है कि ह्यूमन कोई जो है ना इगोइस्टिक है या वो जंग चाहता है, बल्कि वो कहते हैं कि जिस तरीके से इंटरनेशनल नेचुरली जो जो पावर दिया गया है ना स्टेट्स को, इस वजह से एक स्टेट दूसरी स्टेट से जो है ना ज्यादा जो है इनसिक्योर होती है, जिसकी वजह से वो ज्यादा पावर हासिल करने की कोशिश करती है और उससे सिक्योरिटी डायलेमा। अच्छा, सिक्योरिटी डायलेमा का आपको पता है? सिक्योरिटी डायलेमा ये होता है कि अगर इंडिया ने लेट्स से अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो लास्ट उन्होंने साइन की थी उसको कॉस्मिक या इस किस्म की कोई जो है ना उन्होंने लास्ट डील साइन की थी 2+2 डायलॉग्स में, 6 उन्होंने जो है ना डील साइन की हैं यूएसए से, जिसकी वजह से वो उनके स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन चुके हैं इंडियन ओशन में, ठीक है। उनको नेवी, एयरफोर्स और दूसरी 3-4 जो इवन जो और जो भी टेक्नोलॉजीज हैं उनमें जो है उनके स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन चुके हैं। अब ये है कि इंडिया हमसे ज्यादा पावरफुल हो गया है इन चीजों में, तो जब वो ज्यादा पावरफुल हो गया है और हम जो है वो थोड़ा पावर हमारा कम हो गया है, तो इससे क्या होगा कि हम इनसिक्योर हो गए हैं, चाइना इनसिक्योर हो गया है, या दूसरे कुछ जो है वो जो है ना इनसिक्योर हो गए। नहीं, जुनेद क्वाड नहीं है, क्वाड के आगे हैं 4 और। तो वो जो इनसिक्योरिटी हो गई है जिसमें एक ज्यादा पावरफुल हो गया, दूसरे ज्यादा पावरफुल नहीं हुए हैं, जिसको अब वो सब लोग बैलेंस ऑफ पावर करेंगे, लेकिन बैलेंस ऑफ पावर होने से पहले सिक्योरिटी डायलेमा क्रिएट हो जाता है। जो ये इनसिक्योरिटी हमें फील हो रही है वो क्या होगा, वो सिक्योरिटी डायलेमा होगा। जब भी किसी भी रीजन में सिक्योरिटी डायलेमा होता है तो उसके बाद या तो बैलेंस ऑफ पावर आपको नजर आता है या फिर सारे के सारे ममालिक अपने हिसाब से अपने पावर को इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। समझ आ गया सिक्योरिटी डायलेमा क्या होता है? यानी इनसिक्योरिटी हो जाए जो किसी और की सिक्योरिटी बढ़ने की वजह से। यस मैम। ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो आपको समझने भी हैं और जो आपको आईआर में, इवन आपके एसए पेपर्स में, आपके करंट अफेयर्स में आपको यूज करने हैं, सही है। अब है स्ट्रगल फॉर पावर इज रिजल्ट ऑफ सिक्योरिटी कंपटीशन, जो हमने पढ़ा, ठीक है। उस और जो एनार्की है, सारी चीजें बस समझे, उसको स्क्रैप कर दें। आप सिर्फ ये समझे कि नियो रियलिस्ट क्या कहते हैं, ह्यूमन सेल्फिश नहीं है, नॉन स्टेट एक्टर्स का भी रोल है, ठीक है। और ये जो पावर है, ये पावर इस वजह से जो है ना ये जो सर्वाइवल वाला सारा चक्कर इसलिए है क्योंकि इस तरीके से जो है जो पावर जो है दुनिया में फैला गया है, इंटरनेशनल सिस्टम ही कुछ इस तरीके से है जिसकी वजह से हर कोई पावर के पीछे भाग रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ह्यूमन सेल्फिश है। बस ये सिर्फ एक छोटा सा फर्क है रियलिज्म में और नियो रियलिज्म में, कि वो जो है नॉन स्टेट एक्टर्स को मानते हैं, वो ह्यूमन को इतना ज्यादा जो है वो नहीं, ह्यूमन नेचर को इतना ज्यादा खराब नहीं कहते,
सही है। और जो दोनों हैं वो दोनों ही कहते हैं कि जो जो एनार्की है वो मौजूद है, लेकिन समहाउ टू सम एक्सटेंट जो है उस एनार्की को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कम कर सकती हैं, खत्म नहीं कर सकती। रियलिज्म तो कहते हैं कि भाई एनार्की जो है ना ऑल टुगेदर है और वो कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन जो रियलिज्म वाले हैं वो कहते हैं कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस यानी नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं वो थोड़ा बहुत इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और इसी के साथ जो है हमारा ये वाला जो लेक्चर है वो खत्म होता है। और इंशाल्लाह हम, बिलावल अब आ रहा है 2 मिनट पहले, और इसके कल हम इंशाल्लाह लिबरलिज्म पढ़ेंगे, ठीक है। ये नियो रियलिज्म की 2 ब्रांचें हैं, ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव। ये हम या तो कल पढ़ेंगे अगर आपको अभी समझ नहीं आ रहा है। अब मैं आपको 5 मिनट दूंगी, आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। मैं अपनी जो स्लाइड्स है ना वो मैं शेयर करूंगी इस तरीके से कि मैं एकेडमी को सेंड कर सकती हूँ, वो एकेडमी आपको प्रिंट आउट्स जो है ना सब लोगों को दे देगी। सही है। ओके मैम। शमसुद्दीन नहीं, हम बैलेंस ऑफ पावर जो है वो पावरफुल स्टेट ही पावरफुल स्टेट के साथ करती है। जो वीकर स्टेट्स हैं वो पावरफुल स्टेट्स के साथ जो है ना बैलेंस ऑफ पावर नहीं करते, ठीक है। द रोल ऑफ अमेरिका इन अफगानिस्तान वाज द हेजमनिक पावर ऑफ अमेरिका। वो उसकी प्योर रियलिज्म जो है ना, आप जो है ना अफगानिस्तान में देखते हैं कि उसने जीरो सम गेम किया था। अपने फायदे के लिए उसने अफगानिस्तान को उड़ा दिया। उसने कहा कि मैं जीतूं, मेरा फायदा हो, मेरी सिक्योरिटी, क्योंकि जो है ना उस पे क्वेश्चन आ गया है, तो इसलिए अगर मुझे सारा मुल्क जलाना पड़ जाए दूसरा, मैं जला दूंगा, लेकिन अपने ऊपर मैं थोड़ा सा भी जो है ना वो बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। अगर और कोई सवाल है तो बताएं। अच्छा, ये किताब है जो कि नजर आ रही है, उल्टी नजर आ रही है या सीधी नजर आ रही है सबको? ये सीधी कैसे होगी? इस किताब को आप लोग जरूर पढ़ें। जो इनिशियल जो जिनकी अभी अभी बैच स्टार्ट हुई है वो कोशिश करें इसको पढ़ें, क्योंकि इसमें कुछ चीजें जो है वो बहुत अच्छी तरीके से लिखी हुई हैं। नियो रियलिज्म जो है बिलावल, वो रियलिज्म से थोड़ा सा चेंज है। रियलिज्म ने हमने 6 अजम्पशंस पढ़ी थी, उसमें सिर्फ 2 जो अजम्पशंस हैं वो उसको चेंज करता है। नियो रियलिस्ट कहते हैं कि ह्यूमन नेचर जो है वो सेल्फिश नहीं है। सेकंड क्या है कि जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उनका भी रोल है इंटरनेशनल रिलेशंस में। इसके अलावा जितनी भी चीजें हैं वो सब लोग सब की सब सेम है। अच्छा, इसके ऑथर का नाम है जॉन एंड्रयू। मैं बुक का भी नाम लिख लेती हूँ, या आपको हैदराबाद में बहुत इजीली अवेलेबल है। द वर्ल्ड इन कन्फ्लिक्ट इसका नाम है। द वर्ल्ड इन कन्फ्लिक्ट बाय जॉन एंड्रयू। मैंने ये बुक 200 में लिया था माशाल्लाह बुक स्टोर से। अगर ये आपको लेना है तो ये क्योंकि ये पायरेटेड वर्जन है तो ये आपको 200 का मिल जाएगा, और अगर आप इसको लिबर्टी बुक हाउस से खरीदेंगे तो ऑफ कोर्स फिर वो आपको 2000 का मिलेगा। इसको आप सब लोगों ने पढ़ना है। आज है 4th, लेट से अगर आज नहीं कल आप इसको ले लेते हैं तो आपने इसको 3 दिन तक जो है ना, 3 days आर मोर देन इनफ टू रीड दिस बुक। ओके, जितने भी स्टार्टर लोग हैं ये अपने वो जो पॉलिटिकल साइंस वाले बच्चे हैं उनको भी बताएं, करंट अफेयर्स में ये आपको काम आएगा। इसमें ये है कि आपको थोड़ी लेकिन नॉलेज मिल जाएगी। अच्छा, मैंने आप लोगों को कहा था कन्फेशन ऑफ इकोनॉमिक हिटमैन आप सब लोगों ने पढ़ना है। कन्फेशन ऑफ इकोनॉमिक, लिखा क्यों नहीं जा रहा, ठीक है। कन्फेशन ऑफ इकोनॉमिक हिटमैन जो है आप सब लोगों ने इसको एनी हाउ पढ़ना है।
और ना सिर्फ इसको पढ़ना है, आप लोगों ने इसको समझना है सही तरीके से। और इसके साथ ही अगर कोई और सवाल नहीं है तो फिर हम अपनी क्लास एंड करेंगे। कोई और सवाल है तो ठीक है, वरना क्लास एंड करूँ मैं। Thank you, ma'am. Okay, then I'll see you all guys tomorrow. Allah Hafiz.